हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारियां? हम्म? अरविंद गर्सा, नियाति, गुड मॉर्निंग सबको। विनीता कुमारी जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सब लोगों के? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? फटाफट आ जाओ जितने भी साथी हैं मेरे भाई, फटाफट से आ जाओ। देखे, आज अब मैं बात करेंगे पंचायती राज की। कल पंचायती राज की हमारी थोड़ी सी शुरुआत हो चुकी थी, और उसी शुरुआत को मेरे प्यारे बच्चों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ाएंगे, है ना। राधे राधे भाई, राधे। मैं बहुत अच्छा हूँ। सौरभ, आरुषि, रामकिशोर मीणा जी, विजय मीणा जी, और आओ। और बताओ, रिवीजन वगैरह करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग? अरे, नटवर सिंह मीणा, रिवीजन करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि अब मान के चलो तुम लोग, नवंबर लगभग समाप्त थी, मानो आज 25 तो हो गई, कल 26 को अपनी क्लास होगी, भी 27, 28, 29 को अपनी क्लास भी नहीं होगी 3 दिन, जो मैं आपको लंबे समय से बताता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे परिवार में शादी है। ठीक है ना। तो फिर अगली क्लास अपने संडे को होगी या फिर मंडे को होगी। हमारे साथ धोखा हो रहा है। पहले हमें बोला गया कि मॉक टेस्ट मिलेगा। बेटा इंसाफ खान, इसमें धोखा कौन सा बात हो रहा है? आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, फ्री मॉक टेस्ट मिल रहा है आप लोगों को, है ना। जो फ्री मॉक टेस्ट है इंसाफ, वो मिल रहा है आप लोगों को, एक संडे छोड़ करके। एक संडे अल्टरनेटिव हर संडे को होता है मेरे प्यारे डियर, ठीक है ना। हम पेड टेस्ट लॉन्च कर रहे थे, नहीं किया हमने। हमारी टीम जो थी, काम बर्डन ज्यादा था, नहीं बना पा रही थी। उसमें कुछ टेस्ट बने थे, उसके बाद में कुछ चीजें नहीं हुई मेरे दोस्त। इसमें धोखे की बात कौन सी हुई बताओ? हाँ, अर्जुन है कि गुरुजी आप पीपीटी से करा देते हो, फिर 4 घंटे लगते हैं लिखने में उसको। बेटा सब चीजें लिखी थोड़ी ना जाती है। हम्म जब चीज आपको समझ में आ रही है, आपके पास पीडीएफ है, तो उसी की हार्ड कॉपी निकालो ना। आप उसके नोट्स क्यों बना रहे हो? और मैं तो 1-2 क्लास अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, मैं तो आज ही सोच रहा था कि कुछ क्लास से है वो आपको पीपीटी से पढ़ाऊं, और आगे चल करके जो आपके आयोग है वो तुम्हें पीपीटी से ही पढ़ाऊंगा, आयोग तो। क्योंकि आयोग में समझाने वाली चीज है नहीं कुछ। भाई लोकसभा, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 11 सदस्य होते हैं, मतलब 11 सदस्य होते हैं, उसमें क्या समझाऊंगा मैं आपको? उसके अध्यक्ष का नाम ये है, प्रथम अध्यक्ष ये था, वर्तमान में ये है। थोड़ा बेटा अपने आप को ना अपडेट करो, थोड़ा अपने आप को आगे बढ़ाओ। आप एसआई की तैयारी कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, आप किसी कोई चतुश्रेणी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमें नोट्स बनाना है, हमें एक एक लाइन लिखनी है। नहीं मेरे दोस्त, ये बात मैंने आपको कल भी दोहराई थी, आज भी दोहरा रहा हूँ। सर टॉपिक वाइज टेस्ट की बात कर, हाँ, बिल्कुल बेटा तुम टॉपिक वाइज टेस्ट की बात कर रहे थे, लेकिन आपको जब बैच लॉन्च किया तो हमने ऐसी बात नहीं की थी कि हम आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे। हमने आपको बोला था कि हम फ्री मॉक टेस्ट देते हैं, तो देते हैं हम। टॉपिक वाइज टेस्ट जो है हम लोग लॉन्च कर रहे थे वो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पेड टेस्ट लॉन्च कर रहे थे। इसमें आपको जो पैसे भी लेते हैं हम लोग, हाँ भले ही कम हो, ये वो 100-150 रुपए थे, लेकिन फिर हमारी टीम ने वो उस प्लान को कैंसिल कर दिया। ठीक है ना। पीपीटी विशेट करना मेरा आपसे अनुरोध है। पीपीटी यूशेट करना, क्या कहना चाहते हैं इंसा भाई? गुरुजी रोज रोज प्रिंट नहीं निकाल, अरे बेटा रोज रोज नहीं निकालना है अर्जुन मुंद्रा। बेटा रोज रोज नहीं निकालना है मेरे भाई। चार भाई, मैं मुश्किल से आपको 10 क्लास से पीपीटी से पढ़ाऊंगा, मुश्किल से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। उस 10 की एक दिन निकलवा लेना साथ में, रोज रोज थोड़ा ना निकल जाती है। हम्म अंकुश कुमार बोल रहे कि दूसरों की टेस्ट बहुत महंगी है। वो तो देखो, दूसरों की तो हम कैसे कह सकते हैं? हैं, बताओ हम कैसे कह सकते हैं? सर आपने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ निकलवाए हैं, या जो पहले के नोट्स बना रखे हैं उनको निकलवाऊं? वो नटवर सिंह आपकी इच्छा है, जो आपने पहले के नोट्स बना रखे हैं उसका लेवल क्या है मुझे तो पता नहीं ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? वो एक हसीना को बारात की गवर्नमेंट कैसे फांसी दे सकती है? वो दूसरे देश की पीएम है ना। सर वो शेख हसीना, कौन शेख हसीना की किसकी बात करो? शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई जो बांग्लादेश ने सुनाई है, और वो बांग्लादेश की पहले पीएम थी बेटा, तो बांग्लादेश अपने देश में सुना सकते हैं। ठीक है। वर्तमान के अंतर्गत वो बांग्लादेश में नहीं है, वो भारत के अंतर्गत है या कहीं पे है, तो भारत में उसको फांसी नहीं दी जा सकती, वो बांग्लादेश के अंतर्गत फांसी दी जा सकती है।
बहुत बढ़िया। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बातें करते हैं मेरे प्यारे डियर। अब हम लोग बातें करते हैं मेरे प्यारे डियर। कल हम लोगों ने पंचायती राज की बातें की थी, और पंचायती राज के अंतर्गत आपको पता हो तो 1 नंबर पे मैंने आप लोगों को बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बातें की थी। इसके बारे में, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति, ठीक है। अब बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? जनवरी 1957 के अंतर्गत हुआ था, है ना। इनका जो गठन है मेरे प्यारे बच्चों, वो हुआ था जनवरी 1957 के अंतर्गत। और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है रिपोर्ट मेरे प्यारे बच्चों नवंबर 1957 में ही दी थी। और इसी की सिफारिश के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि इसका एक तो दूसरा नाम था ग्रामोद्धार समिति, ठीक है ना, ग्राम का उद्धार करने वाली समिति। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, इस समिति का जो उद्देश्य था वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायत राज मंत्रालय और राष्ट्रीय सह विस्तार कार्यक्रम जो था उनकी असफलता का पता लगाने के लिए किया गया था कि भाई ये असफल क्यों हुए हैं। ध्यान से सुनना, मैं अभी बता रहा हूं, परीक्षा के अंतर्गत ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। दोबारा सुना मेरी एक बात, बलवंत राय मेहता समिति के गठन करने का उद्देश्य क्या था? पंचायती राज वाला नहीं था। इसका मेन जो उद्देश्य था वो था दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सह विस्तार कार्यक्रम की असफलता का पता लगाने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने जो कारण बताए वो तो मैं आपको बता चुका। उसके बाद में इनकी सिफारिशें आप लोगों को याद रखनी है। इनकी सिफारिश आप लोगों को याद रखनी है। इन्होंने पहली सिफारिश दी थी मेरे प्यारे डियर कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना करना। अब तुम में से कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण बोलो तो प्यारे बच्चों डिसेंट्रलाइजेशन। क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन। सर डिसेंट्रलाइजेशन कैसे? देखो मैं बताऊं। मैं डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करूं, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं तो मान के चलो कि ये हमारा पूरा का पूरा भारत है ना, ये हमारा पूरा का पूरा भारत है। अब भारत का सेंटर ये है, मतलब पावरफुल जगह ये है। मान लो ये दिल्ली है अपने, ये दिल्ली है मेरे प्यारे बच्चों। अब पूरे भारत का जो पावर है ना वो केवल एक ही जगह हो, वो केवल एक ही जगह हो मेरे प्यारे बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, आज भारत के अंतर्गत लगभग 140 करोड़ जनसंख्या है, लगभग बता रहा हूं मैं। 140 करोड़ जनसंख्या का फैसला क्या चंद लोग ले सकते हैं? क्या 10, 20, 30, 50 लोग ले सकते हैं क्या? अब आप बोलोगे नहीं सर, अगर 150 करोड़ जनसंख्या, लगभग 150 करोड़ जनसंख्या का 40-50 लोग फैसला लेंगे तो मतभेद तो निश्चित है। हम घर में 10 लोग होते हैं, अगर 10 लोगों का सबका फैसला दादाजी एक ले लेते हैं तो घर में आपस में कलह हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो यहां तो 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ का एक साथ मतलब एक 40-50 लोगों के द्वारा निर्णय लेना संभव ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन किया, करने का प्रस्ताव दिया कि ये जो पावर है ना, इस पावर का डिसेंट्रलाइज करो, मतलब इस पावर को सब लोगों को दो, आप सब लोगों को दो। भाई ये केंद्रीकरण हो जाएगा, ये तो हो जाएगा केंद्रीकरण, और ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण, ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है पावर को बढ़ाओ, लोगों के अंतर्गत बांटो। तो आपको ने देखा होगा हमारे देश में प्रधानमंत्री होता है, पूरे देश का एक होता है। उसके बाद में राज्यों में मुख्यमंत्री हो गया, एक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों जिला स्तर के ऊपर जिला प्रमुख आ जाता है, बड़े शहर नगर निगम हो वहां महापौर आ जाता है, नगर पालिका आ जाती है, पंचायत समिति आ जाती है, जिला परिषद आ जाती है, नगर पालिका नगर निगम आ जाएगा, और नीचे नीचे ग्राम पंचायत आ जाएगी। यानी हमारे सरपंच जो सबसे छोटी इकाई होती है मेरे प्यारे बच्चों राजनीति के अंतर्गत, उन सब में पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करो।
ये बात किसने बोली थी? ये बलवंत राय मेहता ने बोली थी। और बलवंत राय मेहता जी ने ये बोला था मेरे प्यारे बच्चों कि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ये 3 स्तर के ऊपर होना चाहिए। ये जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है ये मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला 3 स्तर। अब कई जगह 3 स्तर या कई जगह त्रिस्तरीय भी लिखा हुआ मिल सकता है आप लोगों को, त्रिस्तरीय। तो ये त्रिस्तरीय और 3 स्तर एक ही चीज है। 3 स्तर कैसे कैसे? जैसे सबसे नीचे स्तर पे अपना गांव होता है ना? सबसे नीचे स्तर के ऊपर अपना गांव होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे इन्होंने बताया ग्राम स्तर। बहुत बढ़िया। ग्राम के बाद में मेरे प्यारे बच्चों अपना ब्लॉक आ जाएगा, जिसको हम खंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग खंड भी बोलते हैं या ब्लॉक, इंग्लिश में ब्लॉक बोल देंगे, हिंदी के अंतर्गत खंड बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, या इसको ब्लॉक बोल देंगे। और तीसरा स्तर पे आ जाएगा अपना जिला स्तर के ऊपर। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? अपना जिला स्तर मेरे प्यारे बच्चों। इन्होंने बोला कि जनाब ग्राम स्तर के ऊपर ग्राम पंचायत होनी चाहिए। ग्राम पंचायत, बहुत बढ़िया जी। ग्राम स्तर के ऊपर खंड या ब्लॉक स्तर के ऊपर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति भी बोल सकते हैं हम इसको। ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति या पंचायत समिति मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। और जिला स्तर के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों जिला पंचायत, जिला पंचायत या जिला परिषद, एक ही चीज है ये, या जिला परिषद ये होना चाहिए। इसको त्रिस्तरीय बोल दिया, 3 स्तर हो गया। सबसे नीचे नीचे गांव स्तर हो गया, गांव से थोड़ा बड़ा शहर हो जाएगा वो खंड स्तर हो जाएगा, और खंड के बाद में मेरे प्यारे बच्चों जिला स्तर हो जाएगा। ये 3 स्तर बोला था मेरे प्यारे बच्चों। किन्होंने किन्होंने बोला? ये बलवंत राय मेहता ने। ठीक है साहब। और फिर इन्होंने बोला कि जिला परिषद का अध्यक्ष जो है वो जिलाधिकारी होना चाहिए। तीसरी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी कि जिला परिषद, तीसरी रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी भैया कि जिला परिषद जिला परिषद जिला परिषद का जिला परिषद का अध्यक्ष, है ना, जिला परिषद का अध्यक्ष जो है वो जिलाधिकारी होना चाहिए। जिलाधिकारी होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ये बात किसने बोली थी? देखो ये चीजें ध्यान रखना, आपकी परीक्षा में ये छोटी छोटी चीज लग रही है आप लोगों को, लेकिन सीधा आप लोगों को पूछा जाएगा भाई, आप लोगों को सीधा पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसके अंतर्गत। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब फिर आपसे पूछा जाएगा कि सर इन्होंने तीसरी रिकमेंडेशन चुनाव की भी दी थी, इन्होंने चौथी जो रिकमेंडेशन दी थी वो चुनाव की दी, है ना? चुनाव की कैसे सर? है चुनाव की कैसे मेरे प्यारे बच्चों? इन्होंने बताया कि जो ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होगा, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो होगा, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, इनका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा डायरेक्ट। जैसे आज हमारे राजस्थान में सरपंचों के चुनाव होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं मेरे प्यारे डियर, आपको पता होगा, हम सब राजस्थान से हैं और सरपंचों के चुनाव आने वाले हैं अभी जल्दी ही। आई थिंक सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर जनवरी तक सरपंचों के चुनाव हो जाएंगे। दूसरा दूसरा पंचायत समिति, पंचायत समिति का अध्यक्ष, पंचायत समिति का अध्यक्ष, और जिला पंचायत या जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों, इनका जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होना चाहिए। अप्रत्यक्ष, ये आप लोगों को ध्यान रखना है भैया, है ना? ये आप लोगों को ध्यान रखना है मेरे प्यारे मित्र। जिला परिषद का जिलाधिकारी हो जाएगा और ग्राम पंचायत का प्रत्यक्ष हो जाएगा, सॉरी ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद का अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाएगा इनके अध्यक्ष का। ठीक है? ये बात बोली थी किसने? बात बोली थी, ये बात बोली थी बलवंत राय मेहता जी ने मेरे प्यारे बच्चों। और जब बलवंत राय मेहता ने इतनी बातें बोली, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों पंचायती राज का जनक या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक इन्हें ही कहा जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का जनक मेरे प्यारे बच्चों किन्हें कहा जाता है?
बलवंत राय मेहता को। अच्छा, बलवंत राय मेहता को बी आर मेहता भी कहते हैं, ध्यान से सुन लेना, है ना। बलवंत राय मेहता, ठीक है ना। बलवंत राय मेहता को बी आर मेहता भी कहते हैं प्यारे भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल साहब। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, जब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इन्होंने रिकमेंडेशन की, ये सिफारिशें की थी इन्होंने, ध्यान से सुना, 3 सिफारिश की थी मेरे प्यारे बच्चों। पहली सिफारिश ये की थी, है ना। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने बोला कि 3 स्तर के ऊपर होना चाहिए। तीसरा, जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी। चौथा बोला चुनाव इसका इस प्रकार से होना चाहिए। इन सब की सिफारिशों को मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा, इन सब की सिफारिशों का आपको पता होगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को, ये तारीख याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिला या जिले, नागौर जिले की बगदरी पंचायत का उद्घाटन किया गया। बगदरी पंचायत का उद्घाटन मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों से यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन किसके द्वारा किया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां किया गया, राजस्थान में। राजस्थान में कहां पे, नागौर जिले में। नागौर जिले में कौन सी पंचायत, बगदरी पंचायत, ठीक है, बिल्कुल साहब, ये आपको ध्यान रखना। कब का है, 2 अक्टूबर को। अच्छा, 2 अक्टूबर को तो राजस्थान के अंतर्गत हुआ था। उसके बाद में मुझे बताओ 11 अक्टूबर को कहां हुआ था प्यारे बच्चों, है। 2 अक्टूबर को सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत हुआ था, और 11 अक्टूबर 1959 को जो है वो मेरे प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश में, यानी भारत में दूसरा राज्य जो पंचायती राज लागू करने वाला है, ठीक है। जबकि आप लोगों से चुनाव पूछ लिया जाए, कि सबसे पहले चुनाव कहां हुए थे, तो चुनाव मेरे प्यारे बच्चों 1960 के अंतर्गत हुए थे, और सबसे पहले जो चुनाव हुए वो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हुए, है ना, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत हुए। और दूसरे जो चुनाव है फिर वो राजस्थान के अंतर्गत हुए, ये आपको ध्यान रखना है। सर, इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, है, या मैं आप लोगों से पूछूं, प्रधानमंत्री तो हो गए, राष्ट्रपति कौन थे, बताओ देखिए आप लोग। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, राजस्थान के राज्यपाल कौन थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, और पंचवर्षीय योजना से मुझे एक चीज याद आया। आप लोगों के जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं ना, एग्रीकल्चर और उद्योग वाला, वो आई थिंक कल शुरू हो जाएगा। विनय सर से मेरी कल बात हो गई थी, उन्होंने बोला कि मैं आज या कल में शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। आपके जो 2 टॉपिक बच रहे हैं, आप बार बार मुझे बोलते हो कि सर ज्योग्राफी में होता है, जबकि वो ज्योग्राफी का पार्ट नहीं होता, वो बेटा वो इकोनॉमी के साथ पढ़ाए जाते हैं, वो दोनों जगह टॉपिक होते हैं, ज्योग्राफी और इकोनॉमी दोनों में पढ़े जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके कल, आई थिंक कल से शुरू हो जाएगी वो क्लास, कल या परसों, मान लो इस सप्ताह में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हो सकता है कल ही हो जाए, 99% कल का चांस है ना भाई, 99% कल का ही चांस है। तो ध्यान रख लेना, वो टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है उसका, क्योंकि पहले वो 7 बजे होती थी, अब वो टाइम जो भी होगा वो सर आपको बता देंगे। राष्ट्रपति कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोलोगे साहब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यपाल कौन थे, गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। और मुख्यमंत्री कौन थे प्यारे बच्चों, है मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया।
और पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना, है ना। कौन सी थी मेरे प्यारे बच्चों? दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब यहां से मैं जो आपको ये एक पेज लिखाया है पुरानी एग्जाम्स के अंतर्गत, तो केवल इसी पेज से क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना। वैश्विक कुशाली सूचकांक में क्या पढ़ना है सर? नहीं पढ़ाया उन्होंने। बेटा सूचकांक बहुत सारे होते हैं, आपको मैं बताऊं राम सिंह। और जब आपकी एग्जाम होती है ना, तो एग्जाम से पहले जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट का मतलब, जैसे आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया वैश्विक कुशहाली, तो ये नहीं पूछे जाते हैं। जैसे सबसे ज्यादा HDI पूछा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, मानव विकास सूचकांक, वहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे डियर। ठीक है। इको कब होगी शुरू सर? हो जाएगी सलमा, इस वीक के अंतर्गत हो जाएगी, है ना। इस वीक में हो जाएगी। ये एक बार आप सब लोग लिख लो, मैं साइड में हट रहा हूं। अगर किसी ने नहीं लिखा हो या कुछ पूछना हो तो वो मेरे प्यारे मित्र पूछ सकते हैं मुझे, है ना। वो पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। बताओ। अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो वो लिख लो फटाफट से, और कुछ पूछना हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बातें करूँ इसके अंतर्गत। चलिए फिर। हाँ सर, क्लास नोट्स निकला है या फिर उसके साथ जो दूसरी PDF है उसको, बेटा वो एक ही चीज है। आप चाहे क्लास नोट्स निकला हो या PDF है, जो मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, या जो मैं आपको ये अब अगली इसमें भी मैं कुछ PDF लेकर के आया हूँ, जो PDF लेकर के आया हूँ वही चीज क्लास नोट्स में डिट्टू है। कहीं कोमा ही चेंज नहीं होगी, आपको मैं बता दूं, है ना। कोमा ही इसके अंतर्गत चेंज नहीं है विकास भैया। अब सुनो तुम लोग। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, यहां पर हम लोगों ने पंचायती राज को लागू तो कर दिया, लेकिन अभी तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। क्या हुआ? अभी तक पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। अब संवैधानिक दर्जा देने के लिए मेरे प्यारे डियर कई समितियों का गठन हुआ। जैसे एक समिति थी अपनी अशोक मेहता समिति। कौन सी? अशोक मेहता समिति मेरे प्यारे बच्चों। अब अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? है, अब इसमें समझाने की बात कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। कुछ जहां समझाना होगा मैं अपने आप लिख दूंगा बोर्ड पे, आप घबराना मत। इस समिति का गठन कब हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए, सितंबर 1977 के अंतर्गत इसका गठन हुआ। रिपोर्ट इन्होंने 1978 के अंतर्गत सौंपी थी। इन्होंने अपने रिपोर्ट में क्या सौंपा कि साहब पंचायती राज द्विस्तरीय होनी चाहिए। द्विस्तर का मतलब होता है दो स्तर। कौन से? दो स्तर मेरे प्यारे बच्चों। दो स्तर कौन कौन से? एक मंडल स्तर और एक जिला स्तर मेरे प्यारे बच्चों। क्या? दो स्तर कौन कौन से? एक मेरे प्यारे बच्चों मंडल स्तर, और एक मेरे प्यारे बच्चों जिला स्तर। एक प्यारे बच्चों जिला स्तर मेरे प्यारे डियर। ठीक है साहब। दूसरी इन्होंने क्या बात बोला कि साहब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, और पहली बार पंचायती राज हेतु अलग समिति बनाई गई थी। और इन्होंने बोला था कि साहब कराधान शक्तियां होनी चाहिए। कराधान का मतलब होता है टैक्स वाला, कि भैया टैक्स का पावर भी पंचायतों को होना चाहिए। अब यहां से आपको एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों? एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया किस समिति ने पंचायती राज में टैक्स लगाने की सिफारिश की थी? तो वो अशोक मेहता समिति थी। निम्नलिखित में से किस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की? तो वो अशोक मेहता समिति थी। कौन सी? अशोक मेहता समिति थी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है जी साहब। उसके बाद में समिति ने बोला कि राजनीतिक पार्टी चुनाव में भागीदार होना चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया बात। SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत बढ़िया बात। विघटन होने पर 6 महीने में पुनः चुनाव होना चाहिए। मान लो 5 साल के चुनाव है, 5 साल सरपंच साहब का चुनाव हो गया, बीच में सरपंच साहब की मृत्यु हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, कुछ और हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 6 माह के भीतर भीतर फिर से चुनाव होना चाहिए। ठीक है जी। न्याय पंचायतें हो गई। कार्यकाल 4 वर्ष का। अगला जो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है जो पूछी जाती है वो ये है मेरे प्यारे डियर, देख रेख हेतु एक अलग से मेली, अलग से समिति होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। मेली नहीं है, एक अलग से समिति होनी चाहिए। मैं इसको काट रहा हूं ना, अलग से एक समिति होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, अलग है समिति, ऐसे लिख लो आप लोग, देख रेख के लिए। ठीक है साहब। कलेक्टर के नियामक व विकासात्मक कार्य अलग होना चाहिए। कलेक्टर का जो पावर है रेगुलेटिंग पावर, और डेवलपमेंट करने का जो पावर है, दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है मेरे प्यारे डियर, है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। अच्छा 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 अच्छा, इसमें एक चीज गड़बड़ हो गई।
नहीं, ठीक है साहब, ये चीजें यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, तो यहीं आ गई। लक्ष्मण सिंह जोधपुर से पहली बार लोकसभा का है, AB अटल प्रवासी भारतीय नौजवानों की सिफारिश इन्होंने की, तो ये चीज यहाँ नहीं लिखनी है आप लोगों को ना। जैसे ये चीज है, ये यहाँ नहीं लिखनी है, भैया ने गड़बड़ कर दी, थोड़ी सी हो जाती है, कोई नहीं। ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, इतनी सिफारिशें, और ये सिफारिशें किसके लिए है मेरे प्यारे बच्चों? ये अशोक मेहता समिति के द्वारा दी गई। दोबारा सुनना, अशोक मेहता जी ने पंचायतों के लिए क्या क्या बोला? ये बातें बोली कि पहली बार पंचायत राज तो एक अलग समिति होगी, टैक्स लगाने का पावर होगा, द्विस्तरीय बोला, 4 साल कार्यकाल होगा, 6 महीने में दोबारा चुनाव हो जाना चाहिए, और कलेक्टर का पावर अलग अलग होना चाहिए। ये प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है ना? और आप लोगों को भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे लिए। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैंने बता दिया। समितियों के बारे में पूछा जा सकता है कि कलेक्टर के नियामक व विकासात्मक कार्य अलग अलग होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन किस समिति के द्वारा दी गई थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा। ये कोई भी मेरे प्यारे बच्चों सिफारिशों को लागू नहीं किया, इनकी एक भी सिफारिश को लागू नहीं मेरे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि इस समिति का जो गठन किया गया था वो मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों इसका गठन किया गया था। और आपको पता है मोरारजी देसाई की जो सरकार है वो 1978 तक चली थी, और इनकी जो रिकमेंडेशन दी थी वो सरकार जाने के बाद में आई थी प्यारे बच्चों, तो लागू नहीं हुई। ठीक है साहब। उसके बाद में एक व्यक्ति दूसरा था दोस्तों, राजीव गांधी। अब है ना, अब इस समिति का जो गठन किया था वो राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया था। राजीव गांधी ने मेरे प्यारे बच्चों पंचायती राज को लागू करने के लिए बहुत मेहनत की थी। राजीव गांधी सरकार द्वारा, राजीव गांधी सरकार के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों 1985 में ऑल्सो नोन एज कार्ड समिति, इसको उस समय कार्ड समिति भी कहा जाता था। ठीक है साहब। निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु गठित की गई थी उसको। इसके लिए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, इन चीजों को ध्यान रखिएगा आप लोग। जहां मैं स्टार लगा दिया वो तो समझ लो तुम लोग। इन्होंने 4 स्तरीय ढांचा बोला था। 4 स्तरीय कैसे? ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, जिला परिषद और राज्य परिषद प्यारे बच्चों, जिसमें सबसे शक्तिशाली जो होगी वो खंड पंचायत होगी। ये 4 बोला था इन्होंने, 1 2 3 और 4 स्तर। अब परीक्षा में पूछा जा सकता है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने। द्विस्तरीय किसने की थी? अशोक मेहता ने। अब बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता आपस में कंफ्यूज मत हो जाना। और चतुर्थ स्तर जो है 4 स्तर की जो पंचायत की गई थी वो की गई थी GV के राव समिति के द्वारा। बहुत बढ़िया सा कार्यकाल 5 साल का, और नियमित चुनाव की सिफारिश, और कलेक्टर के विकासात्मक एवं नियमात्मक कार्य है वो अलग होना चाहिए। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी। इन्होंने बोली थी कि भैया जो पंचायती राज है ना, ये बिना जड़ की घास है। क्या है? बिना जड़ की घास है। ये बिना जड़ की घास क्यों कहा था? क्योंकि इनको मेरे प्यारे बच्चों अभी तक संवैधानिक दर्जा नहीं था। अभी तक मेरे प्यारे बच्चों संवैधानिक दर्जा नहीं था इनको। लो जी भैया, ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब परीक्षा में ऐसे क्या पूछा जाएगा? इसके अंतर्गत सीधा स्टेटमेंट डाला गया है कि पंचायती राज बिना जड़ की घास है। यह कथन किसने कहा था? GV के राव समिति के द्वारा, है ना। पंचायती राज 4 स्तरीय होनी चाहिए, कथन, ये बात किसने बोली, सिफारिश किसने दी थी? GV के राव समिति के द्वारा। कार्ड समिति किसे कहते हैं? GV के राव समिति के द्वारा। आ जाओ, LM सिंघवी समिति, राजीव गांधी के द्वारा। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? राजीव गांधी के सरकार द्वारा। राजीव गांधी सरकार द्वारा मेरे बच्चों, यानी राजीव गांधी सरकार ने काफी प्रयत्न किए थे। बिल्कुल साहब। पंचायती राज पुनर्द्वार समिति भी कहा जाता है इसको। ठीक है साहब। इन्होंने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए बोला, संवैधानिक दर्जा दो, न्याय पंचायत बनाओ, राज्य वित्त आयोग का गठन करो। ये इसमें ध्यान रखना, इन्होंने एक नई चीज जोड़ी थी। और दूसरा, राजनीतिक दल चुनाव में भागीदार नहीं होना चाहिए और महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। यानी समितियों की सिफारिश लगभग सबकी एक जैसी सी थी। एक दो अलग है, वो आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे, जो मैं आपको ब्रैकेट में बना रहा हूं या स्टार लगा रहा हूं। ये LM सिंघवी, LM सिंघवी जो व्यक्ति था ना प्यारे बच्चों, ये इनका पूरा नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी, है ना। इनका पूरा नाम था लक्ष्मी मल सिंघवी। ये लक्ष्मी मल सिंघवी है ना, लक्ष्मी मल सिंघवी, सिंधवी नहीं है, सिंघवी है ये, सिंघवी, है ना।
इन्होंने सबसे पहले जो लोकपाल शब्द है ना वो इन्होंने ही दिया था प्यारे बच्चों। लोकपाल शब्द जो है सबसे पहले, ये भी परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया है। हालांकि लोकपाल पढ़ाऊंगा, वहां आपसे बातें करूंगा, आपके सिलेबस में शायद लोकपाल है ना, वहां आपसे बातें करूंगा। तो साफ साफ लिखा है मेरे प्यारे बच्चों कि लोकपाल शब्द 1963 के अंतर्गत जो ओम वुड्स मैन कहते थे स्वीडन के अंतर्गत, भारत में उसका नाम लोकपाल एलम सिंघवी के द्वारा दिया गया था। ठीक है जी साहब। उसके बाद में आता पीके थंगुन समिति, है ना। पीके थंगुन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? राजीव गांधी के द्वारा। किनके द्वारा? राजीव गांधी सरकार द्वारा। राजीव गांधी सरकार द्वारा, मेरे सरकार द्वारा। बहुत बढ़िया जी साहब, भाई बहुत बढ़िया। 1988 में गठित, 89 में रिपोर्ट, 30 तरह की बात बोली, संवैधानिक दर्जा दो, 5 साल का कार्यकाल रहो और पंचायती राज को संघ सूची का विषय बनाओ। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सब में एक ही आ रहा है, संघ सूची का विषय, और ग्राम पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार भी दो, कुछ न्यायिक अधिकार भी दो मेरे पास। ये थंगुन साहब ने बोला था। उसके बाद में गौडगिल जी आते हैं। गौडगिल समिति का गठन किसने किया? राजीव गांधी के, राजीव गांधी सरकार द्वारा। सरकार द्वारा मेरे प्यारे बच्चों का गठन किया गया था। और इन्होंने क्या हुआ गठित 88 में, संवैधानिक दर्जा दो, त्रिस्तरीय, तीनों का प्रत्यक्ष चुनाव हो और राज्य चुनाव आयोग का भी गठन होना चाहिए जो इनका चुनाव करवा सके। अब इन सब में लगभग चीजें तो कॉमन ही है, समझाने की बात कुछ है नहीं। अब जो मेरे प्यारे बच्चे कुछ मुझे बोलेंगे सर आपने इनको पीपीटी से क्यों करवाया? बेटा अगर मैं ये हाथ से लिखाता तो आज तक यहाँ आज तक पहुंचते ही नहीं हम लोग, है ना। और सब फैक्ट है इसके अंतर्गत, जहां समझाने की जो चीज आएगी अभी, अब मैं आप लोगों को हाथ से लिख करके ही बता दूंगा। अब मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं कि किसी मेरे बालक को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है ना। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों उसमें आगे शुरुआत करें हम लोग, ठीक है ना। हाँ जी साहब। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने इसमें एक चीज नोट की होगी, आपने एक चीज नोट की होगी मेरे प्यारे डियर, कि हमने यहां पे देखा तो ये 1959 में, यानी 1950 के दशक में हमने सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। ठीक है साहब। उनके बाद में सीधा 1977 में, यानी 1960 के दशक में हमने कुछ नहीं किया। क्या हमने कुछ नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों? तो इनको मैं अगर आपको बताऊं, इनको आपको मैं बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे लिखो आप स्टार लगा करके कि 1960 के दशक को, 1960 के दशक को पंचायती राज का संकट काल कहा जाता है। पंचायती राज का संकट काल कहा जाता है। लो जी भैया, यानी 1960 के दशक में हमने कुछ भी नहीं किया। क्यों नहीं किया प्यारे बच्चों? क्योंकि 1962 के अंतर्गत आपको पता है भारत चाइना के बीच में युद्ध हो गया था। 1965 में फिर भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था। यही अकाल वगैरह सरकारें ऊपर नीचे काफी चीजें परिवर्तित हुई थी मेरे प्यारे इस समय के अंदर। हाँ सर, अब आप जो लिखोगे उसको लिख ले, उसको लास्ट में लिख ले क्या? हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, कैसे जैसे आप कंफर्ट हो वैसे कर लो, है ना, या बीच में एक पेज छोड़ दो। दूसरा मेरे प्यारे डियर, राजीव गांधी ने खूब सारा प्रयास किया, तो राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का, राजीव गांधी को आधुनिक पंचायती राज का जनक कहा जाता है। पंचायती राज का जनक मेरे प्यारे बच्चे, इसका आधुनिक पंचायती राज का। और राजीव गांधी के कार्यकाल को, राजीव गांधी के कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। लो जी भैया, है ना, स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी ने प्यारे बच्चों बहुत प्रयास किए। अब राजीव गांधी ने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? राजीव गांधी ने लगातार ये समितियों का गठन किया, और यहां पर मेरे प्यारे राजीव गांधी ने इनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन किया। क्या किया? 64वां संविधान संशोधन, 64वां संविधान संशोधन 1989 के अंतर्गत है। ये जो संशोधन किया था मेरे प्यारे बच्चों, ये लोकसभा में तो पास हो गया,
ये जो संशोधन था लोकसभा में तो पास हो गया, पास या पारित एक ही वर्ड होता है, ध्यान से सुन लेना, पारित हो गया, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों राज्यसभा के अंतर्गत जो है ये पारित नहीं हुआ या पास नहीं, पारित नहीं हुआ। और आपका थोड़ा दिमाग तेज है और बराबर रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कोई भी जब संविधान संशोधन करते हैं हम लोग तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा सहमति होनी चाहिए और फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं, तब जाकर के वो कानून बनता है मेरे प्यारे डियर। ऐसा ही होता है, अरे ऐसा ही होता है, आप बोलोगे बिल्कुल साहब ऐसा ही होता है, भाई बिल्कुल ऐसा ही होता है मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी साहब। अब क्या हुआ, समय बीतता गया, बातें चलती गई आगे, भाई आगे चीजें चलती गई और आगे चल करके मेरे प्यारे बच्चों 1991 के अंतर्गत राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है और पीवी नरसिम्हा राव जी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्रयास करते हैं और संवैधानिक दर्जा है वो दिलाते हैं। तो लिखो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, हेडिंग लिख लो आप, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, है ना। शायद मैं यहां लिख करके लाया हूं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, नहीं यहां पे नहीं लिखा हुआ है ना। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ पंचायती राज, है ना। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, यहां मैं कुछ तारीखें भी लिखाऊंगा आप लोगों को, 1992 या 73वां संविधान संशोधन 1992 मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें हमने क्या क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, ये जो संविधान संशोधन है ये सबसे पहले लोकसभा के अंतर्गत रखा गया था। लोकसभा में पास कब हुआ था बताओ देखे, फिर मैं लिखूं राज्यसभा में पास, राज्यसभा में पास, बताओ देखें, फिर मैं लिखूं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, बहुत बढ़िया जी। फिर मैं पूछूं आप लोगों से कि जनाब ये लागू कब हुआ है, भैया लागू कब हुआ, तो ये सब फैक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए, ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अगर मैं आपको बताऊं कि लोकसभा में पास कब हुआ ये, तो 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में ये पास कब हुआ, 23 दिसंबर, 23 दिसंबर 1992 को। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किए प्यारे बच्चों, 20 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना। और ये लागू कब हुआ, लागू हुआ मेरे प्यारे बच्चों 24 अप्रैल 1993 को। और आप लोगों को एक पता होगा ये 24 अप्रैल को लागू हुआ और इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। लो जी भैया, क्या बताया आपने कि जनाब 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में पास 22 दिसंबर को, राज्यसभा के अंतर्गत 23 दिसंबर को, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस दिन, लागू इस दिन मेरे प्यारे, है ना, लागू इस दिन मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं थोड़ा सा इसी के अंतर्गत कुछ चीजें, कुछ फैक्ट है वो लिखा दूं मेरे दोस्त, यहाँ एक डब्बा बना लेना, है ना। आप चाहो तो आप अपने नीचे लिख लेना कॉपी के अंतर्गत, है ना, एक बॉक्स बना करके लिख लेना कि जनाब जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताओगे प्रधानमंत्री थे कौन है, अरे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, बहुत बढ़िया जी। अगर मैं आप लोगों को राष्ट्रपति पूछ लूं कि जनाब राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको जवाब में क्या देना है पीवी नरसिम्हा राव हो गया, राष्ट्रपति पी शंकर दयाल शर्मा, पी शंकर दयाल शर्मा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताऊं मैं, राजस्थान का राज्यपाल कौन था, एम मरीचन्ना रेड्डी, एम मरीचन्ना रेड्डी,
रेड्डी, ये राजस्थान के राज्यपाल थे। आपने एक चीज नोट की क्या, कि सर उस समय भारत राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा 1992 के अंतर्गत राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था, है ना। इस समय राजस्थान का कोई मुख्यमंत्री नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। दिखाया ना मैंने आप लोगों को कि राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन 4 बार लगा था। पहला 1967 में, दूसरा 77 में, और तीसरा 80 में, और चौथा 1992 के अंतर्गत। जो 1992 से लेकर के 1993 तक लगभग 354 दिन रहा था, जो सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा था। तो ध्यान रखना, जब पंचायती राज जो था संविधान में संशोधन हो रहे थे, उस समय राजस्थान के अंतर्गत मुख्यमंत्री नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों। क्यों नहीं थे मेरे प्यारे डियर, क्यों नहीं थे मेरे प्यारे बच्चों? है अच्छा सर, उसके बाद में कब बने, जब लागू हुआ कब, तब कौन थे? तब तो हम लिख सकते हैं, बाबोसा। तब तो हम लिख सकते हैं बाबोसा। अच्छा, बाबोसा कौन थे? मुझे बताना पड़ेगा या आप बता दोगे? सिंघवी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन। बेटा सभी समितियों की सिफारिश पे हुआ था, केवल एक समिति की सिफारिश पे नहीं हुआ था, इस चीज का ध्यान रखना। जब सभी समितियों ने बार बार ये रिकमेंडेशन दी थी, भाई सभी समितियों के द्वारा बार बार ये रिकमेंडेशन दी गई थी, तब मेरे प्यारे बच्चों ये लागू हुआ था मेरे दोस्त। ठीक है ना भाई, तब ये लागू हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो क्या हुआ, जब संविधान में संशोधन किया हम लोगों ने, संविधान में संशोधन किया मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने एक नया अनुच्छेद जोड़ा संविधान में। इनको कहां शामिल किया हम लोगों ने? संविधान में शामिल, है ना। अब इनको हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो संवैधानिक दर्जा दिया तो संविधान में हमने इनको कहां शामिल किया? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, हमने एक नया भाग जोड़ा, हमने भाग 9 के अंतर्गत इनको शामिल किया। ठीक है साहब। भाग के बाद में आता है अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 243 से लेकर के, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, 243 से लेकर के 243 ओ तक। ओ बोले तो मेरे प्यारे बच्चों 243 ए, 243 बी, 243 सी, 243 डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, एन, ओ, पी, ओ नंबर आ गया ना, ओ कितने पे आ गया है? पी, ओ आ गया है ना, ओ आ गया 15 नंबर पे आता है ओ, एम, एन, ओ, हाँ ओ 15 पे आता है ना, ओ 15 के ऊपर आता है प्यारे बच्चों। तो एक एक खुद हो गया, टोटल 16 अनुच्छेद शामिल किया, और हमने एक नई अनुसूची जोड़ी इसके अंतर्गत, एक नई अनुसूची जोड़ी, 11वीं अनुसूची, और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषय है मेरे। ठीक है ना, 11वीं अनुसूची हमने एक नई जोड़ी मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों को संविधान का ध्यान रखना है, संविधान के अंतर्गत हमने इनको शामिल किया था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये शामिल करने के बाद में हमने बोला कि भाई 1 वर्ष के भीतर भीतर सभी राज्यों के अंतर्गत लागू होना चाहिए। क्या बोला? कि 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर भारत के सभी राज्यों में, सभी राज्यों में पंचायती राज या 73वां संविधान संशोधन के प्रावधान, कैसे लिख सकते हो आप लोग? पंचायती राज के प्रावधान, पंचायती राज के प्रावधान लागू होना चाहिए, प्रावधान लागू होना चाहिए मेरे प्यारे डियर, लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए सर। ये बात कब बोली हमने? इस संविधान संशोधन के लास्ट में, कि भाई आज हमने 24 अप्रैल को लागू कर दिया, लेकिन 24 अप्रैल के बाद से लेकर के आने वाली 24 अप्रैल तक, 1 साल तक भारत के सभी राज्यों के अंतर्गत ये लागू हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। बाबोसा जो है वो भीरू सिंह शेखावत को कहते हैं मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी भाई, चलो तो अब मुझे बताओ, है ना, अब मुझे बताओ कि भैया 73वां संविधान संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था दोस्तों? ये बताओ, देखे तुम लोग। अरे 73वां संविधान संशोधन करने वाला भारत का लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, भारत का
पहला राज्य मेरे प्यारे बच्चों। एक तो ये लिखो। दूसरा 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत तहत चुनाव करवाने वाले पहले राज्य, चुनाव कराने वाला पहला राज्य मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, इन दोनों का जवाब दे दे के आप लोग है, इन दोनों का जवाब दे के मेरे प्यारे बच्चों है। अरे कौन था सबसे पहले लागू हुआ था? कर्नाटक में। किसने लागू किया था? कर्नाटक ने मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे पहले जो चुनाव करवाए थे वो एमपी ने करवाए थे, है ना। किसने करवाए थे? एमपी ने करवाए थे मेरे प्यारे बच्चों, मई जून 1994 के अंतर्गत। एमपी, मध्य प्रदेश लिख लो आप लोग। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ने कब करवा लिए थे? अप्रैल में लागू हुए और मई जून में इन्होंने चुनाव करवाए। मई जून 1994 के अंतर्गत इन्होंने सबसे पहले चुनाव करवाए थे दोस्तों, है ना। ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है भाई, ये फैक्ट आप लोगों को याद रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, अब थोड़ा सा हम लोग राजस्थान सरकार के बारे में बात कर ले, क्योंकि ये तो हमने वो बातें कर ली। अब अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों, तो राजस्थान सरकार द्वारा आपको पता होगा राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 में लेकर के आए थे हम लोग, है ना। हम लोग राजस्थान पंचायती राज एक्ट जो है ये 1994 में लेकर के आए थे। और इस चीज का एक का ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसको लागू किया था 23 अप्रैल 1994 को, है ना। हमने इसको लागू किया था 23 अप्रैल 1994 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम जो है ना, उसको तो हमने 23 अप्रैल 1994 को लागू किया, जबकि 76वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज अधिनियम आया था उसको 24 अप्रैल 1993 को हम लोगों ने लागू किया मेरे भाई। ठीक है ना, बिल्कुल सा। अब बताओ भैया, यहां तक बताओ मेरे प्यारे बच्चों। भैरव सिंह शेखावत बहुत बढ़िया। ये जो आप लोगों की बातें थी, इसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 76वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान कौन से हैं मेरे प्यारे, है ना। प्रमुख प्रावधान का मतलब है जैसे आर्टिकल 243 में एक के अंतर्गत बोला गया है ग्राम सभा के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख, कि भाई ग्राम सभा के काम क्या क्या होते हैं, ग्राम सभा के काम क्या क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वैसे इस ग्राम सभा एक संवैधानिक निकाय है, ये पंचायतों का गठन मेरे प्यारे बच्चों। इन सब के बारे में आप लोगों से मैं बातें करूंगा कल, है ना। ये सब यानी 76वें संविधान संशोधन के प्रावधान जो होंगे ना, आर्टिकल, उनकी हम बातें करेंगे कल। और कल अपनी क्लास होगी, कल क्लास के बाद में अपने या तो संडे को होगी या मंडे को होगी, संडे या मंडे को होगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैं आपको बता रखा है मेरे परिवार में शादी है, मेरे परिवार में शादी है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कल घर निकल जाऊंगा, है ना। कल घर निकल जाऊंगा मैं, 26 तारीख है कल, तो 27 28 29 3 दिन अपनी क्लास नहीं होगी, 30 तारीख को हो जाएगी अपने संडे को। हाँ, भैरू सिंह शेखावत को बाबोसा कहते हैं। मधु निनावत बहुत बढ़िया, मध्य प्रदेश चुनाव। विनीता, विनीता बहुत बढ़िया। शांति, अमित, विकास, मधु। अब कुछ आपको पूछना है या कुछ डाउट है आपका अब तक जो हमने पढ़ा है, तो वो आप पूछ सकते हो मुझे। आरुषि शर्मा, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, अभी आपकी क्लास एक बार कल होगी, फिर 2 3 दिन क्लास नहीं होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि दिवाली के बाद भी मैंने एक ही छुट्टी क्यों नहीं ली है ना। कि भाई दीपावली के बाद में मैंने एक ही छुट्टी क्यों नहीं ली मेरे प्यारे बच्चों। और बताओ, कुछ पूछना है आपका, कुछ डाउट है भाई, कुछ डाउट है आप लोगों का तो आप मुझे पूछ सकते हो, है ना भाई। कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं था राजस्थान? बेटा मुख्यमंत्री बाद में बना था क्योंकि राजस्थान में उस समय राष्ट्रपति शासन लागू था। थोड़ा मंगला ध्यान रखो, मैंने बताया है आप लोगों ने। तो जी सरपंच जी को भी भत्ते मिलते हैं, हाँ मिलते हैं सरपंच जी को, अलग अलग राज्यों में अलग अलग है क्योंकि राज्य सूची का विषय है। जैसे अपने राजस्थान में आई थिंक 4800 रुपये सरपंच की सैलरी है। बाकी पिछला रिवीजन नहीं हो पा रहा है, पिछला भी रिवीजन करो यार, एक बार पिछला भी करो।
हाँ, लंबी छुट्टी, अरे परिवार में शादी है, छोटे भैया और छोटे भाई और छोटी बहन की शादी है। ये आपको पता है, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है ना। हाँ, उन्होंने 1993 के अंतर्गत लागू किया। चलो, तो अब चलते हैं ना। कल मिलूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।